हिंद और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद की पार्ट 2 यानी कि भाग 2 को हम देखने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के सारे सब्जेक्ट को कराया जाएगा इसी चैनल पे। और हम लोग शुरू किए हैं सोशल साइंस के हिस्ट्री से हम लोग शुरू कर चुके हैं। जो भी साथी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आपको क्लास के साथ साथ आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी बिल्कुल फ्री। आपको कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो उन सारी समस्याओं का समाधान लेकर हम आ गए हैं। आपको नोट्स मटेरियल भी मिलेगा, हर क्लास का PDF नोट्स मिल जाएगा। उसको पाने के लिए आप जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप वहां चैनल ज्वाइन करके आप वहां से PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और भारत में राष्ट्रवाद का पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको पहला पार्ट पढ़ना है तो आप आई बटन में जाइए, वहाँ पर आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। और नहीं तो जाइए प्लेलिस्ट में यूपी बोर्ड नाम से क्या होगा, प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको यूपी बोर्ड संबंधित सारा स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। मतलब सारी वीडियो यूपी बोर्ड संबंधित आपको मिल जाएगी। यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, किसी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि विश्व का इतिहास हर एक बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम शुरू कर रहे हैं क्या, भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 2। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद कक्षा 10 के लिए ये भी क्लास होने वाली है। तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और उस दिन क्या होता है कि जनरल डायर ने अपने लोगों को लगा करके क्या करता है कि भारत के लोगों को, यानी कि भारत में रह रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ये घटना घटते 13 अप्रैल 1919 को, जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो देखिए 1919 में जनरल डायर जो है ये आदेश देता है, उनके सैनिक क्या करते हैं, गोली चलाने लगते हैं। और ये हमारे देश के निहत्थे लोग जिन पर क्या करते हैं, गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। देखिए 2019 की ये तस्वीर है कि गोलियों के निशान भी है, जो दीवार है उस दीवार पे गोलियों के निशान आज भी है। 2019 की तस्वीर ली गई है, जो गोलियों क्या है, निशान है। ज़रा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। तो जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। तो ये देखिए पूरी गोलियों का निशान है दीवार पे। 2019 की फ़ोटो ली गई है, यहाँ पे क्या है, गोलियों के निशान है। तो और ये जनरल डायर क्या करता है, अपन लोगों को आदेश देता है और गोलियाँ चलाने लगता है, जिस पे क्या होती है, लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ें, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम बात करें 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थाओं पर आक्रमण किया और अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी का मेला लगा था। यानी कि पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी, 13 अप्रैल को मनाई जा रही थी। और ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। और यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते क्या थे, संकीर्ण थे, पतले रास्ते थे। और जनरल डायर ने निकलने वाले रास्ते को बंद करवा दिया और भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और सरकार का रवैया बड़ी ही क्रूर था। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई और महात्मा गांधी क्या करते हैं, महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वे हिंसा नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी आंदोलन को वापस ले लेते हैं क्योंकि वो हिंसा क्या करते हैं, नहीं चाहते हैं। अगर हम बात करें जिसका प्रभाव क्या पड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड का, आपको इसलिए इतना विस्तार से बताया जाता है
ताकि आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके यही सब बनेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव लिखिए। तो चीज़ों को आप पढ़ेंगे जानेंगे तभी ना प्रभाव लिखेंगे। इसलिए आप हर एक पॉइंट को क्या करेंगे, नोट करते रहिए। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं, आपको इसका क्लास PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या आई बटन में आपको क्या करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, किसका, टेलीग्राम का, और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या हुआ, भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और हड़तालें होने लगी। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया तथा लोगों को अपमानित और आतंकित किया। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसकर चलने और सारे साहिबों यानी कि अंग्रेज़ों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। इतने क्रूर थे कि ज़मीन पर नाक रगड़वाया और सड़क से घिसते हुए जितने भी साहब थे यानी कि जितने अंग्रेज अधिकारी थे सबको सलाम करने के लिए मजबूर किया गया और लोगों को कोड़े मारे गए तथा गुंजरवाला यानी कि पंजाब के गांव पर बम बरसाए गए। किस गांव को, गुंजरावाला जो गांव है, जो पंजाब में गांव है, वहाँ पर क्या है, अंग्रेजों द्वारा बम भी फेंका गया। आंदोलन की विस्तार की आवश्यकता। रोलेट एक सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक सीमित था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आए। उनका मानना था कि विस्तार तभी होगा जब हिंदू मुसलमान एक मंच पर आए। और शुरू होता है खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत शब्द किससे बना है, खलीफा से बना है। खिलाफत शब्द खलीफा से बना है जो ऑटोमन तुर्की सम्राट के होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व पर आध्यात्मिक नेता भी थे। खलीफा कौन थे, आध्यात्मिक नेता थे और ऑटोमन तुर्की सम्राट थे, ठीक है। और ऑटोमन तुर्की के बारे में हम लोग कक्षा 9 के जब क्लास करेंगे तो उसमें हम हर चीज़ों को क्या करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति, इसके बाद यूरोप क्रांति, इसके बाद हम लोग जनरल डायर के बारे में बहुत सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो खलीफा का मतलब क्या होता है, ऑटोमन तुर्की सम्राट के साथ साथ क्या था, इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई और यह अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी। इसलिए खलीफा को तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया और महात्मा गांधी ने खिलाफत का मुद्दा उठाया। क्यों? क्योंकि रोलेट एक्ट की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी ने पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के समीप आए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। इसके बाद हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया। हिंद स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी, जिसमें क्या है कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया। हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहे हैं असहयोग आंदोलन का। इसके बाद असहयोग आंदोलन क्यों हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे। चलिए, असहयोग आंदोलन क्यों हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ें। तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया। उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहें। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगी और स्वराज आ जाएगा। महात्मा गांधी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेज़ों को पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन कारण क्या थे? पहला कारण था
पहला कारण था प्रथम महायुद्ध यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण करना। अंग्रेजी सरकार द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, अपने वादे से मुकर जाते हैं। और रोलेट एक्ट पारित होना, और इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन को बहुमत से पारित किया गया। ये सारे कारण आपके परीक्षा में पूछेगा कि असहयोग आंदोलन के कारण बताइए, तो आप इन चीज़ों को लिखे रहेंगे, कॉपी में नोट किए रहेंगे, पढ़ेंगे तभी तो बताएंगे। तो आप पेन और कॉपी लेकर इसको नोट करते रहिए। अगर नोट नहीं कर पाएंगे तो आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करा जाएगी, जो आपके टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करेंगे, थोड़ा इसको, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दे, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए सब कुछ कंटेंट को इकट्ठा किया जाता है। उसके लिए पूरी PPT तैयार की जाती है, इसके बाद आपको बताया जाता है, ताकि आने वाला जो भविष्य हो आपको बेहतर हो, आपका भविष्य अच्छा हो, क्योंकि आप देश के निर्माण करता है, आप देश के भाग्य विधाता हैं। और आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाना है तो हमें मेहनत से पढ़ना होगा, क्योंकि इतिहास वही बनाते हैं जो इतिहास जानते हैं। जो इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना सकते, इतिहास क्या खुद को नहीं बना सकते। इसलिए इतिहास को जानना होगा, हमारे साथ क्या हुआ, हमारे देश में अंग्रेज कैसे है, तमाम चीज़ों को जानना होगा, ठीक है। और हमें आगे पढ़ना होगा, मन से पढ़ेंगे और आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा समय अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मेहनत करने वाले हैं, हम लोग गरीब मजदूर के बेटे हैं और हमें मेहनत के अलावा कुछ नहीं पता है। तो हम लोग जो भी करेंगे जी जान लगा के मेहनत करेंगे और हमेशा मेहनत करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार अपने वीडियो का लिंक अपने स्टेटस और फेसबुक पर ज़रूर लगा दें, ठीक है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप भी गुरु दक्षिणा के रूप में बस इतना काम कर दे, इतना सहयोग कर दे। और चलिए हम आगे बात करें असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव। कौन कौन प्रस्ताव हुए? अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस दिया गया। जितने अंग्रेजी सरकार ने उपाधियाँ दी थी उस उपाधियों को वापस किया गया। और सिविल सर्विस सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार किया गया। यानी कि हम सहयोग न सिविल सर्विस में करेंगे, न सेना में करेंगे, न पुलिस का करेंगे, न कोर्ट में रहेंगे, न स्कूलों में रहेंगे, तमाम चीज़ों का बहिष्कार किया गया और असहयोग आंदोलन इस तरह प्रस्ताव पारित हुआ। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ है। जो विदेशी वस्तुएं उसका हम यूज नहीं करेंगे, स्वदेशी सामान का यूज करेंगे, इस पर जोर दिया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीति से बाज न आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना होगा। यानी कि जो सरकार है अपनी दमनकारी नीति से बाज नहीं आती है तो हमें क्या करना है, संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना पड़ेगा। इसके बाद असहयोग आंदोलन संबंधित जो कांग्रेस का अधिवेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP आपका क्वेश्चन है, VVIP क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। एक से सितंबर 1920 में, जो असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा दिया गया। दूसरा है दिसंबर 1920 में, स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति हुई। 2 चीज़ों को याद करना है, सितंबर 1920 और दिसंबर 1920। इसके बाद हम बात करके आंदोलन के अंदर अलग अलग धाराएं हो गई। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। विभिन्न सामाजिक समूहों ने अंग्रेजों में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी के लिए स्वराज का अर्थ भिन्न था और प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें उन्हें सभी कष्ट और सारी मुसीबतों को ख़त्म हो जाएगी। किसी ने समझा कि स्वराज का मतलब अपने देश पर शासन करना है, किसी ने सोचा स्वराज का मतलब कि हमारे ऊपर जो मुसीबत जो अत्याचार है
सब खत्म हो जाएगा। किसी का लगा कि स्वराज का मतलब होता है कि हम लोग भूखे प्यासे नहीं रहेंगे, हम लोग पेट भरेगा, अच्छे से रहेंगे। स्वराज का मतलब अलग अलग लोगों ने ले लिया और क्या हुआ, आंदोलन के अंदर अलग अलग धारणाएं बनने लगी। शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा अधिक महंगा होता था। जो खादी का कपड़ा था अधिक महंगा था और विदेशी कपड़ा सस्ता था। गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते, गरीब लोग महंगा कपड़ा खरीद नहीं सकते थे। इसलिए क्या हुआ, बहुत लंबे समय तक मिल के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सके। उनका कपड़ा सस्ता था, हमारा कपड़ा महंगा था, और गरीब लोग क्या करेंगे, महंगा खरीद नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। वैकल्पिक भारतीय स्थान वहाँ नहीं थे जिनका इस्तेमाल अंग्रेज़ों की जगह किया जा सकता था। वैकल्पिक भारतीय संस्थान वहाँ नहीं थे जिनका इस्तेमाल अंग्रेज़ों की जगह किया जा सकता था। ये ऊपर आने के लिए धीमी थे। भारत के पास कोई ऐसा नहीं था कि हम वहाँ से भारतीय कोई उद्योग धंधे में शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा कोई था नहीं। इसलिए आंदोलन क्या हुआ, धीमा पड़ गया। इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूल में वापस आना शुरू किया। वकील सरकारी अदालतों में से काम में जुड़ गए और आंदोलन क्या हुआ, हमारा धीरे धीरे पीछे होना शुरू हो गया, धीमा पड़ गया। इसके बाद आता है घटना चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा घटना क्या होती है, इसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने, देखिए 4 फरवरी 1922 में गांधी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। लोग कुछ नहीं कर रहे थे, पुलिस ने गोलियां चला दी। लोगों ने अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, उसमें आग लगा दी। और यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई। 4 फरवरी 1922 को ये घटना घटती है। कहाँ पे? चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास पड़ता है चौरी चौरा। देखिए चौरी चौरा में क्या होता है कि ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को बंद करके इसी में आग लगा दिया गया था। ये भारतीय आंदोलनकारी है, जब जा रहे थे तो पुलिस ने बेवजह इन पर गोलियां चला दी। जब गोलियां चला दी तो लोग गुस्सा गए और गुस्सा के पुलिस को पकड़ना शुरू कर दिया। अगर पुलिस पकड़े नहीं जाते, थाने में चले गए, तो आंदोलनकारी ने थानों को ही आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर शहीद हो गए। और ये घटना घटे 4 फरवरी 1922 को, जिसको हम चौरी चौरा घटना के नाम से जाने जाते हैं। ये देखिए पुलिस थाना जल रहा है, इसी में 22 पुलिसकर्मी क्या हुए, जल के मर जाते हैं। चौरी चौरा कांड, क्रांतिकारी जा रहे हैं आग लेकर के, इसको क्या करते हैं, आग लगा देते हैं थाने को। कैसे एक आंदोलन को उग्र हो जाता है, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला देते हैं। 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है चौरी चौरा घटना में। चौरी चौरी घटना के 100 साल यानी कि 4 फरवरी 1922 को गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर की चौरी चौरा पुलिस थाने में आग लगा दी। और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इस घटना के चलते असहयोग आंदोलन को वापस ले। 4 फरवरी को घटना घटती और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। आगे हम बात करें असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब होती है। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई थी। चौरी चौरा घटना के बारे में भी हम पढ़े हैं, ठीक है। क्या था कि 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, जो बिना किसी उकसावे के प्रदर्शनकारियों पर क्या किया, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चला दी बेवजह, जिससे लोगों ने गुस्सा गए, पुलिस स्टेशन को आग में झोंक दिया, जिससे क्या हुआ कि 22 पुलिसकर्मियों जिंदा जल गए। इसी को हम चौरी चौरा घटना के नाम से जाने जाते हैं। अब सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इनसे जुड़ी जो जानकारी जो आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उन सारी चीज़ों को, सारे थ्योरी को हम लोग समझेंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, हम समझेंगे सबने अवज्ञा आंदोलन। इससे जो जुड़ी चीज़ें हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गांधी जी किस तरह के सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। चलिए, सबने अवज्ञा आंदोलन जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं,
इसके बारे में थोड़ा आपको चीज़ों को पढ़ना है, हर एक बिंदु को, लाइन को पढ़ना। इतना बड़ा इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करें तो 1921 के अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा था और फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक गए थे और राज्यों को काउंसिल के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य के काउंसिल का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना भी महत्वपूर्ण था। प्रांतीय परिषदीय चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद हुआ। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी यानी कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया ताकि प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा ले सके। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पाद की कीमतें में भारी गिरावट आई। ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल हुआ और साइमन कमीशन आता है 1927 में शुरू होता है, लेकिन आता है कब? 1928 में। 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। 1928 में साइमन कमीशन भारत आना, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ और कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। और दिसंबर 1929 में मोतीलाल नेहरू 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और इसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया। तो 26 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया और लोगों से आह्वान किया गया कि वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। यानी कि पहली बार 26 जनवरी 1930 को कहाँ रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। तिरंगा झंडा रावी नदी के तट पर फहराया गया था। और हम ये भी जानते हैं कि 26 नवंबर को क्या हुआ था? नवंबर को हमारा संविधान बनकर लागू हुआ, लेकिन बनकर तैयार होता है लेकिन लागू होता है 26 जनवरी को। क्यों 26 जनवरी को लागू होता है? क्योंकि 26 जनवरी को ही पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, इसलिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू होता है और गणतंत्र दिवस के रूप में हम जिसको मनाते हैं। तो 26 जनवरी को संविधान क्यों लागू हुआ इसके बारे में जान गए ना? क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू होने का कारण यही था कि पहली बार स्वाधीनता दिवस लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया जाता है और प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित किया जाता है। इसलिए 26 जनवरी को ही क्या हुआ? संविधान लागू किया गया। आगे हम बात करें नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन। जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगें रखी और ये मांगें उद्योगपतियों से लेकर किसान तक विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को ख़त्म करने की थी। लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे और 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है और 6 अप्रैल 1930 में नमक बनाकर महात्मा गांधी ने कानून का उल्लंघन करते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। यानी कि 24 दिनों की लंबी यात्रा करके दांडी आते हैं। कहाँ से? साबरमती से दांडी आते हैं और वहाँ पे नमक बनाकर क्या करते हैं? नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। गांधी इरविन समझौता, यहाँ से अभी आपका प्रश्न बनता है। तो 5 मई 1931 में महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, जिसको गांधी इरविन समझौता जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। इस समझौते में होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए और पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को निष्पक्ष जांच की जाए, नमक पर लगाए गए सभी कर को हटाया जाए। यही समझौता होता है गांधी और इरविन के बीच में। होता कब है? 5 मई 1931 में। इसके बारे हम लोग बात करें आंदोलन में किसने भाग लिया,
तो देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हो गया और गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन भी सक्रिय थे। चूँकि अमीर समुदाय व्यापार, अवसाद और गिरती कीमतों से बहुत प्रभावित थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक बन गए। व्यापारी और उद्योगपतियों ने आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार करके वित्तीय सहायता देकर क्या किए, आंदोलन का समर्थन किया। यानी कि व्यापारी वर्ग जो था क्या क्या अपना पैसा रुपया देकर के आंदोलन को मजबूत किया। और नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और रेलवे कर्मचारियों, डाक वर्कर्स, छोटा नागपुर के खनिज आदि ने विरोध रैली और बहिष्कार अभियानों में भाग लिया। तमाम लोगों ने आंदोलन में क्या किया, भाग लिया। इसके बाद हम लोग आगे पढ़े सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य घटनाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य घटनाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देश के विभिन्न हिस्से में नमक कानून का उल्लंघन किया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानें को क्या गए, पिकेटिंग की गई। शराब की दुकानें को बंद कर दिया गया और वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। ये सारी घटनाएं क्या होती है, घटती है। तो आपका ये भी प्रश्न बनता है बोर्ड एग्जाम में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटनाएं के बारे में लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी, इसके बारे में समझते हैं। कांग्रेस नेताओं का हिरासत में लिया गया, निर्मम दमन हुआ और शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण किया गया और महिलाओं व बच्चों की पिटाई गई, जिसमें लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1 लाख लोगों को क्या किया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों ने औपनिवेशिक सरकार ने क्या प्रतिक्रिया की, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से कार्य किया और हजारों जेल गए। गांधी जी को कैद कर लिया गया और अब जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जनता ने क्या किया, बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। और एक बात याद रखिए, कितना होता है, 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा तथा सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शन किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा और किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया और वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। ये क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं बताइए। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाएं क्या भूमिका थी। औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया और हजारों औरतों उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थी और उन्होंने जुलूस में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़े और शराब की दुकानें की पिकेटिंग की, यानी कि उसको बंद करवाया गया। कई महिलाएं जेल भी गई। ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने राष्ट्र सेवा के लिए अपना पवित्र दायित्व माना। ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने क्या माना, राष्ट्रीय सेवा ही हमारा क्या है, परम कर्तव्य है, पवित्र दायित्व है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था, ये भी आपका प्रश्न बनता है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि असहयोग आंदोलन के लक्ष्य क्या था, स्वराज का था, लेकिन इस बार पूर्ण स्वराज की मांग थी। लक्ष्य स्वराज था लेकिन इस बार क्या था, पूर्ण स्वराज की मांग थी। असहयोग आंदोलन में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि इस आंदोलन में क्या हुआ, कानून को तोड़ना भी शामिल था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएँ क्या थी, अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी, जो एससी वाले हैं उनकी भागीदारी नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों को अनदेखी कर रही थी। मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था, क्योंकि 1920 के दशक के मध्य ही कांग्रेस में हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों करीब आने लगी, इसलिए मुस्लिम और जो एससी वाले लोग हैं इससे दूर होते चले गए। दोनों समुदायों के बीच
संदेह और अविश्वास का माहौल बन गया और 1920 आता है पूना पैक्ट। इसमें दलित वर्ग, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय व केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था। 2 वोट का अधिकार मांगे थे लेकिन वो नहीं मिल पाया और इनको क्या मिल गई, आरक्षण मिल गया। किसमें, केंद्रीय और विधायी परिषदों, विधान परिषदों में इनको क्या मिला, आरक्षण मिल गया। सामूहिक अपनेपन की बात, इसके बारे में समझते हैं। वे कारक जिन्होंने भारत के लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों को एक किया, कौन थे, लोक कथाएं। लोक कथाएं से लोग क्या कि राष्ट्रवादी घूम घूम कर लोक कथाओं को गाना शुरू किया और परंपरागत सांस्कृतिक तस्वीर पेश करती थी और अपने राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने के लिए अतीत में गौरव का भाव पैदा किया। चिन्ह, उदाहरण झंडा। बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा, जिसमें हरा, पीला और लाल, जिसमें 8 कमल थे, और 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफ़ेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया। पहला कब था, 1905 में हरा, पीला, लाल, जिसमें 8 कमल थे, लेकिन 1901 आते आते महात्मा गांधी द्वारा जो झंडा बनाया गया था वो सफ़ेद, हरा और लाल था। इतिहास की जो पुनर्व्याख्या, इसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं कि बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व की भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ना चाहिए, ताकि भारतीय गर्व का अनुभव कर सके। गीत वंदे मातरम 1870 में बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा, जो मातृभूमि की स्तुति के रूप में। यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था। इसके बाद अगर आपको एनसीईआरटी जो क्वेश्चन, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए, सारे क्वेश्चन, इसका आंसर भी है, तो आपको इसका पीडीएफ चाहिए। इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप टेलीग्राम में से इसका क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या होगा, महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ठीक है, आपके यही सारे प्रश्न हैं और हमारा क्लास होता है ख़त्म। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।